गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको स्पेसिफिक ऑफ गैसेस के बारे में पीछे बताया था। उसके बाद पिछले वाले वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया स्पेसिफिक ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी Cp की जो वैल्यू होती है वो Cv से अधिक होती है। क्यों होती है ये हमने पूरा डिराइव करके आपको दिखाया। क्यों होता है ऐसा, कारण सहित हमने पीछे बताया। फिर हमने मेयर लॉ को दो प्रकार से प्रूव करना बताया। जो मेयर ने एक लॉ को दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि द डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑफ आइडियल गैस एंड आइडियल गैस, द स्पेसिफिक ऑफ एन आइडियल गैस minus the specific of an ideal gas at constant pressure minus the specific of an ideal gas at constant volume is equal to the constant of gaseous constant। यानी कहने का मतलब Cp minus Cv की वैल्यू R के बराबर होती है। यानी मेयर ने बताया कि आदर्श गैस के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, किसी भी आदर्श गैस के लिए उसकी स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो गैसियस कांस्टेंट कैपिटल आर के बराबर होता है। Cp माइनस Cv की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल आर के बराबर होती है। ऐसा मेयर ने बताया। ठीक ना, मेयर ने एक रिलेशन दिया, उसमें ऐसा उन्होंने बताया। ठीक, तो ये Cp माइनस Cv जो आर हमको मिलता कैसे है, इसको हमने ग्राफ के माध्यम से फिगर आपको बना के फिगर ड्रॉ करके हमने आपको प्रूव कराया। उसके बाद हमने एक अल्टरनेट मेथड भी उसका बताया। Cp माइनस Cv आर को हम 4 लाइन में भी डिराइव कर सकते हैं और हम 10 लाइन में, तो उसके बाद उसका मैक्सिमम मस्ट बी पूरे जनरल डेरिवेशन है, उसको भी हमने आपको बताया। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस। वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस, इलास्टिसिटी वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वॉल्यूम इलास्टिसिटी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस अगर हम निकालें तो वॉल्यूमेट्री के जो आयतन प्रत्याशा गुणांक हमने बल्क मॉडुलस में पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी गैस के नॉर्मल या किसी कंसीडर अगर हम किसी सिस्टम को करें, जब उसमें हम नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो गैस के वॉल्यूम में डिक्रीजिंग होती है। तो जो गैस के वॉल्यूम में डिक्रीजिंग होती है, गैस के वॉल्यूम में जो परिवर्तन होता है, अगर वॉल्यूम में डिक्रीजिंग हो रही तो हम बल्क मॉडुलस के अंतर्गत यानी आयतनात्मक विकृति को जो हम कंसीडर करते हैं बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो वॉल्यूम में जो डिक्रीजिंग है यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वही हमारा बल्क मॉडुलस कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज द बल्क मॉडुलस ऑफ गैस। ठीक है, तो ये बल्क मॉडुलस कहते हैं। अब यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि गैस के सिस्टम की अगर बात करें तो हम जानते हैं गैस डू नॉट हैव ए डिफरेंट टाइप एंड साइज। यानी गैस क्या है, वो डिफरेंट शेप और साइज नहीं रखती। यानी गैस पे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे हम जानते हैं कि मैटर जो हमारा होता है, मटेरियल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट गैस डू नॉट हैव ए डिफरेंट शेप एंड साइज। यानी गैस जो होता है वो एक निश्चित आकृति और आकार नहीं रखता है। जिस प्रकार के में आकृति उसको रखेंगे उस प्रकार के आकार आकृति को ग्रहण करेगा। जिस वॉल्यूम में रखेंगे उस वॉल्यूम को कवर कर लेंगे। कमरे में गैस को ले आएंगे तो पूरे कमरे के वॉल्यूम को कवर करेगा। इसलिए छोटे से बोतल में रखेंगे तो पूरे बोतल के वॉल्यूम को कवर करेगा। और बड़े सिलेंडर में रखेंगे तो सिलेंडर के वॉल्यूम को कवर करेगा। लेकिन निश्चित उसका जो आकृति और आकार होता है वो निश्चित नहीं है। ठीक, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब हम गैस के सिस्टम में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके आकृति आकार में जो वॉल्यूम में चेंज होगी, वॉल्यूम का डिफर होगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। यानी जो भी उसमें हमको विकृति मिलेगी वो जो स्ट्रेन हमको फाइंड होगा वो वॉल्यूम में फाइंड होगा। इसके आधार पर हम मान लेते हैं कि इसी के आधार पर हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि वॉल्यूम इलास्टिसिटी जब हम कंसीडर करेंगे तो हम मान लेते हैं कि लेट द इनिशियल प्रेशर, हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, लेट द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज P and
V, कैपिटल P एंड कैपिटल V रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। इफ हम यहाँ पे कंसीडर करें, इफ द प्रेशर इज इंक्रीजिंग टू P plus 3, ठीक है, if the pressure is increased by P plus 3P, यानी प्रेशर हमारा P की बढ़ती क्या हो जाता है, P plus 3P हो जाता है, देन वॉल्यूम डिक्रीज, जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो मैं लिखेंगे द वॉल्यूम, देन द वॉल्यूम decreased by V minus small v, then the volume decreased by V minus V, therefore यहाँ हम कंसीडर करें therefore यहाँ कंसीडर करो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, therefore वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन is equal to वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, इंप्लाइड है चेंज इन वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम कैपिटल V था, कितना हो गया V से क्या हो जाएगा V अपॉन कैपिटल V एंड नॉर्मल से स्ट्रेस अगर हम कंसीडर करें तो स्ट्रेस क्या होगा, प्रेशर, तो प्रेशर पहले P था, ये प्रेशर इंक्रीज कितना, जितना कोई स्ट्रेस P को कहेंगे जिसके कारण किसी भी सिस्टम के या किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजिंग किसके कारण होगी, Vp प्रेशर के कारण, क्योंकि P था तो वॉल्यूम का V था, वॉल्यूम में चेंजिंग हुई V माइनस V की, यानी माइनस V की चेंजिंग हुई, मान V की चेंजिंग हुई किसके कारण, प्रेशर Dp के कारण, तो स्ट्रेस का कारण कौन सा है, Dp, यहाँ हो जाएगा Dp, ठीक, स्ट्रेस हो जाएगा आपका Dp, यहाँ पे P इक्वल टू P प्लस Dp हम निकाल सकते हैं, इसको हम Dp मान लेंगे, Dp हो गया, इसको या इस मान से मान लेंगे, ठीक है, या इम्प्लाइड है यहाँ पे निकालेंगे the volume elasticity, the volume elasticity of gas is given by वॉल्यूम इलास्टिसिटी, जब आप निकालेंगे वॉल्यूम इलास्टिसिटी को हम कैपिटल E से नोट करते हैं, कैपिटल E इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया स्मॉल p अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन आप निकालेंगे माइनस p, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा V अपॉन कैपिटल E स्मॉल v अपॉन कैपिटल V है इक्वल टू आ जाएगा P V अपॉन स्मॉल P V अपॉन हो जाएगा स्मॉल v के E इक्वल टू आ जाएगा फॉर्मूला P V अपॉन स्मॉल v, ठीक, यही वॉल्यूम इलास्टिसिटी हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी आ जाएगी वॉल्यूम इलास्टिसिटी। क्यों कैसे हमने निकाला, हम जानते हैं कि गैस का एक निश्चित एक और साइज नहीं होता है, ठीक है, तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, उसके आधार से हम निकालते हैं, जब हम बल्क मॉडुलस के अकॉर्डिंगली, जैसे हम जानते हैं जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, तो इसके आधार पर हम निकालते हैं वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस यूज होगा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वैसे हम यहाँ चीज को यूज करेंगे, हमने मान लिया इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज P एंड कैपिटल V रेस्पेक्टिवली, हमने मान लिया इनिशियली जो गैस का प्रेशर है उस पे जो प्रेशर है वो P है और वॉल्यूम हमारा कैपिटल V है, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय P प्लस Dp, यदि प्रेशर हमारा P प्लस Dp बढ़ता है देन द वॉल्यूम डिक्रीज बाय, प्रेशर बढ़ेगा जाहिर सी बात है वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज बाय V माइनस V, यानी कहने का मतलब पहले वॉल्यूम कैपिटल देगा, अब डिक्रीज कर दिया माइनस V, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और प्रेशर हमारा P था, P से Dp बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, Dp हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम यहाँ करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम का इनिशियल वॉल्यूम में परिवर्तन कितना होता है ना, V का स्मॉल v का, यहाँ माइनस साइन लगा सकते हैं, तो आप जहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, देयर आर डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज, ठीक है,
माइनस बी अपन स्मॉल बी लिखते हैं, लेकिन आप स्मॉल बी कंसीडर किया तो लिखने का स्मॉल बी का कैपिटल बी वाले में चेंजिंग की होगी स्मॉल बी की, और पहले वाले में कितना कैपिटल बी का। ये आ गया स्ट्रेस कितना मिला, स्ट्रेस हमको डीपी का मिलता है, इतना प्रतिबल बढ़ाता है तो वाले में चेंज होता है, तो डीपी हो गया तो स्मॉल बी मान लेंगे। या देयरफॉर इलास्टिसिटी वाले इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस गिवन बाय निकालेंगे इनटू द नॉर्मल स्ट्रेस का वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नॉर्मल स्ट्रेस हमने की स्मॉल बी अपन कैपिटल बी क्या इक्वल टू टी अपन स्मॉल बी रहता है, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस निकाल सकते, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी क्या है, देखिए आइसोथर्मल इलास्टिसिटी जो वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सचेंज बाय फ्लाइंग प्रेशर, यानी इलास्टिसिटी जो हमने निकाला गैसेस सिस्टम में इलास्टिसिटी जो हमारा वो बल्क मॉडल, ये इलास्टिसिटी हम कंसीडर करते हैं क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम में स्ट्रेन यानी वॉल्यूम चेंज होता है, हमारा वॉल्यूम में स्थिति आती है, तो हमारा जो इलास्टिसिटी होगी वो बल्क मॉडुलस के अंतर्गत ली जाएगी। जो हमने भी पीछे आपको इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस हमने आपको बताया, उसमें हमने आपको बताया इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस में हमने आपको बताया कि इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल p इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल t b अपॉन स्मॉल b t। ये हमने भी आपको पीछे इसके पहले वाले में इलास्टिसिटी के बारे में बताया था, इलास्टिसिटी को हमने कंसीडर किया था इक्वल टू स्मॉल p इनटू कैपिटल B अपॉन स्मॉल b के, जैसे हमने वहां भी माना था, ठीक है। हमने पीछे निकाल दिया। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कब कहेंगे कि जब हम गैस पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे या प्रेशर चेंज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। यहाँ मिलता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। वॉल्यूम चेंज होगा सच दैट टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट, यानी हम यदि किसी गैस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, गैस का वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन हम टेम्परेचर को क्या कंसीडर करें, कांस्टेंट कंसीडर करें, ठीक। टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर करें, यानी आइसोथर्मल चेंज के अंतर्गत अगर हम कंसीडर करें और प्रेशर को बढ़ाएं उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो हम यहाँ इस प्रकार की इलास्टिसिटी जो होगी इसी को हम आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कहते हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ है कि तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज चेंज्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर such that its temperature remains constant, यानी आइसोथर्मल चेंज की अगर हम बात करें, then the bulk modulus defined under such condition is known as isothermal bulk modulus of elasticity of gases, या गैस रिप्रेजेंटेड बाय इसको हम T थीटा से और T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यानी कंसीडर किया हमने कहा कि जब हम गैस पे यानी कि प्रेशर अप्लाई करेंगे, किसी भी गैस सिस्टम पे गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन ये वॉल्यूम उस कंडीशन में चेंज हो जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर करें और हम प्रेशर को जब अप्लाई करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे तो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, यानी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस की वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो हम यानी कि जो हमको इलास्टिसिटी मिलेगी, जो हमको बल्क मॉडुलस की इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस बल्क मॉडुलस और यहाँ जो इस कंडीशन यानी जब आइसोथर्मल कंडीशन में आइसोथर्मल चेंज के अंतर्गत जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, तो इस कंडीशन में जो हमको इलास्टिसिटी मिलेगी वही इलास्टिसिटी हमारी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कही जाएगी। यहाँ हमने लिखा कि the bulk modulus defined under such condition, यानी the bulk modulus defined under isothermal change is known as isothermal bulk modulus of elasticity of gas represented by meters को मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ कंसीडर कर लिया कि आइसोथर्मल चेंज पर जाते हैं, आइसोथर्मल चेंज में यानी जब हम स्थिर ताप की बात करते हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो गैस हमारी होती है वो बायल के नियम को फॉलो करती है, बायल लॉ को फॉलो करती है। आइसोथर्मल चेंज गैस ओमेन बैलेंस लॉ हम जानते हैं कि जब आइसोथर्मल चेंज की बात करेंगे तो हमारी बैलेंस लॉ को फॉलो करेंगे। बैलेंस लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं बैलेंस लॉ क्या कहता है, बैलेंस लॉ कहता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम यानी द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट हो जाए, जहां हम उसको इनिशियल कंसीडर करें या फाइनल कंसीडर करें, दोनों में क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इन द आइसोथर्मल गैस ओमेन बैलेंस लॉ इज द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ गैस आर। हमने माना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट गैस का चाहे Cv हो या P + T = D - 10, तब क्या होगा, आइडेंटिटी बराबर काम कर सकते हैं इनिशियल कांस्टेंट यानी Cv की वैल्यू इसके बराबर यानी P + T = D के
बराबर होने चाहिए। दैट पीवी इक्वल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पीवी माइनस स्मॉल, देखिए कैपिटल पी भी हो जाएगा, कैपिटल पी स्मॉल भी, फिर हो जाएगा माइनस स्मॉल पी, या देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस हो जाएगा स्मॉल पी कैपिटल भी, माइनस हो जाएगा स्मॉल पी एंड स्मॉल भी। नीचे में लिखा है चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी वॉल्यूम और प्रेशर में जो चेंजिंग है वो एक्सट्रीमली स्मॉल। आइसोथर्मल चेंज हमारा तभी होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन हमको तभी मिलेगा जब हम गैस को इतना स्लोली कंप्रेस करें, इतना स्लोली कंप्रेस करें। आइसोथर्मल प्रोसेस हमको तभी फाइंड होगा कि गैस को हम इतना स्लोली कंप्रेस करें कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब कंप्रेस करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, वो एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट होगी, वो हीट क्या हो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाए। जब सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाएगी तो इसलिए बहुत ही स्लोली आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो यानी कि वेरी स्लो जब प्रेशर को आप इंक्रीज करेंगे तभी टेम्परेचर हमारा गैस का चेंज नहीं होगा। नहीं तो अगर हम सडनली प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण हीट प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट कंसीडर करना है तो टेम्परेचर हमको कांस्टेंट तभी मिलेगा जब हम गैस को एक्सट्रीमली स्मॉल, वेरी स्मॉल यानी बहुत ही सूक्ष्म, वेरी स्लोली जब हम उसको प्रेशर इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे लिखा है इफ द चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी जो वॉल्यूम और प्रेशर में चेंजिंग हो रही है इतना स्लोली प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम हमारा प्रेशर को चेंज करेंगे और वॉल्यूम हमारा इतना स्लोली चेंज होगा तो उसमें जो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा वो टेम्परेचर क्या होगा सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और गैस का टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, देयर द लास्ट टर्म की इज बीइंग वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। स्मॉल पी क्या है? स्मॉल पी है वही जो प्रेशर हमारा चेंज होता है, इंक्रीज प्रेशर कैपिटल पी है। जब प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ाते हैं? स्मॉल पी है, किस मात्रा में बढ़ाते हैं। और वॉल्यूम स्मॉल वी क्या है? स्मॉल वी है कि जो कैपिटल वी वॉल्यूम है जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो हमारा डिक्रीज होगा वो स्मॉल वी से, तो ये इतनी स्मॉल वैल्यू होगी कि इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जहाँ हमने देखा कि प्रेशर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, देन लास्ट ऑफ पीवी इज बीइंग वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, और इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक, तो इसको जब हम छोड़ देंगे तो हमको वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पे पीवी इक्वल टू कैपिटल पीवी माइनस पीवी प्लस पीवी, ये वैल्यू आएगी। पीवी पीवी से कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 0 इक्वल टू स्मॉल पीवी स्मॉल पी एंड कैपिटल पी माइनस हो जाएगा कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, माइनस वाला ये टर्म इधर आ जाएगा, कैपिटल पी स्मॉल पी इक्वल टू स्मॉल पी इनटू पी हो जाएगा, या कैपिटल पी इक्वल टू आप निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी पी अपॉन स्मॉल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया है इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर में लगा लिया। बाय डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन हमने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, स्मॉल पी इनटू कैपिटल पी अपॉन वी इक्वल टू पी होता है। बल्क मॉडुलस यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको ई थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ई थीटा यानी बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल चेंज या आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, इसी को हम आइसोथर्मल इलास्टिसिटी बोलते हैं या आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस बोलते हैं। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप बोलते हैं, यानी ई थीटा इज द आइसोथर्मल चेंज ऑफ इलास्टिसिटी है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कही जाएगी। तो ई थीटा इक्वल हो जाएगा स्मॉल पी अपॉन कैपिटल स्मॉल पी and capital V upon small v at constant temperature using equation 1 लेंगे, equation 1 को यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू p के बराबर है तो थीटा इक्वल हो जाएगा p के। इलास्टिसिटी इक्वल टू ये फार्मूला थीटा को निकाल सकते हैं, इसके स्थान पर p थीटा लिख सकते हैं और ये वैल्यू p के बराबर लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू p, यानी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू प्रेशर के होगी। यहाँ पर कह सकते हैं द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस is equal to its pressure, उसके इनिशियल प्रेशर के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि आइडियल गैस आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को लिख के लिए आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि hence the isothermal bulk modulus elasticity of an ideal gas is equal to the its initial pressure या its original pressure के इक्विवेलेंट होगा। ई थीटा की वैल्यू कैपिटल V के बराबर हो, यानी अगर हमको किसी आइडियल गैस का इनिशियल प्रेशर पता है, हमको आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी उसकी ज्ञान करने के लिए बोलता है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो, उसके इनिशियल प्रेशर के बराबर होगी। तो यहाँ कह सकते हैं कि द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैस
इज इक्वल टू इट्स इनिशियल प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस। केवल आइडियल गैस के केस में ऐसा होगा। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हम जानेंगे, इसके बाद हम जानते हैं एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या होती है। सिमिलरली इसी प्रकार से जैसे हमने आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के बारे में समझा, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी में हमने कहा कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हमारा चेंज होता है, और इस प्रकार के चेंज को हम इस प्रकार कंडीशन मिले जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी जब हम किसी भी गैस सिस्टम को कंसीडर करें और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम उसका चेंज होगा अंडर फर्स्ट कंडीशन वेयर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वो चेंज हमारा आइसोथर्मल चेंज का रहेगा। तो आइसोथर्मल चेंज में जो हम इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस यानी बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी हम कंसीडर करेंगे वो हमारी आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस कही जाती है, और उसी को हम कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं बीटा जहाँ टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। इसी प्रकार से एडियाबैटिक इलास्टिसिटी की जब बात करेंगे तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी भी गैस सिस्टम पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन इसको अंडर सच कंडीशन हम कंसीडर करेंगे जहाँ पे देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार के का हीट एक्सचेंज नहीं होता है। इस प्रकार की कंडीशन हम लेंगे जहाँ पे हम सिस्टम को किसी भी प्रकार की हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। उस कंडीशन में जब हम गैस के प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो गैस के वॉल्यूम में चेंजिंग होगी, तो वो जो चेंजिंग मिलेगी वहाँ पर जो इलास्टिसिटी हमको प्राप्त होगी वो इलास्टिसिटी हमारी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी कही जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ आपको लिख के दिखाया है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज अंडर सच कंडीशन वेयर नो हीट एक्सचेंज विद इट्स सराउंडिंग, यानी कि जब हम गैस के वॉल्यूम के परिवर्तन को प्राप्त करें किस कंडीशन में प्राप्त करें, इस कंडीशन में जहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग के साथ, जहाँ पे हम सराउंडिंग के साथ सिस्टम किसी भी प्रकार की हीट को प्रोवाइड नहीं करते, हम हीट सराउंडिंग को नहीं देते, सराउंडिंग से हीट हम सिस्टम को सप्लाई नहीं करते हैं, यानी गैस के सिस्टम को हम हीट सप्लाई ना करते हो। उस कंडीशन में जब हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज अंडर सच कंडीशन वेयर नो हीट एक्सचेंज विद इट्स सराउंडिंग, देन द वॉल्यूम इलास्टिसिटी डिफाइंड अंडर such condition is known as adiabatic bulk modulus of elasticity of gas and is represented by E5RTS। ठीक है, यानी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी को हम E5RTS से डिनोट करते हैं। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस को आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को गैसेस के केस में आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को हम E या ET से या और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को हम E5RTS से रिप्रेजेंट करते हैं। कि हमको एडियाबैटिक इलास्टिसिटी उस कंडीशन में मिलती है जहाँ पे हम वॉल्यूम चेंज की बात करते हैं, उस कंडीशन में जहाँ पे हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ किसी भी प्रकार की हीट एक्सचेंज नहीं होती है, यानी हीट कांस्टेंट होती है, जहाँ हम सराउंडिंग के साथ यानी बाहर से कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं गैस सिस्टम को, और उस कंडीशन में गैस का वॉल्यूम चेंज होता है तो वहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी यानी कि उस कंडीशन में को हम एडियाबैटिक कंडीशन कहते हैं। और वह कंडीशन जहाँ पे हम गैस के वॉल्यूम में चेंजिंग को प्राप्त करते हैं, वॉल्यूम चेंज को प्राप्त करते हैं ड्यू टू द प्रेशर या ऑन अप्लाइंग द प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट कंडीशन इज नोन एज आइसोथर्मल कंडीशन। तो आइसोथर्मल कंडीशन में यानी आइसोथर्मल कंडीशन में जो हम इलास्टिसिटी पाएंगे वॉल्यूम इलास्टिसिटी आइसोथर्मल कंडीशन में जो प्राप्त करते हैं उसको हम अब आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस कहते हैं, उसको E थीटा पे रिप्रेजेंट करते हैं। और एडियाबैटिक कंडीशन में जो हम वॉल्यूम इलास्टिसिटी ज्ञात करते हैं ये क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन में उस तरह की इलास्टिसिटी को हम एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस कहते हैं, जिसको हम E5 और ES से रिप्रेजेंट करते हैं। इन एडियाबैटिक कंडीशन वी नो दैट हम जानते हैं कि एडियाबैटिक कंडीशन में हम किसी प्रकार की हीट को सिस्टम को सप्लाई नहीं करेंगे और गैस के वॉल्यूम में चेंजिंग को हम प्राप्त करते हैं। तो एडियाबैटिक कंडीशन में गैस हमारे जैसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस में जानते हैं गैस हमारा बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, उसी प्रकार से एडियाबैटिक कंडीशन में आइडियल गैस हमारा पायरटोस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो यहाँ लिखते हैं कि एडियाबैटिक केस गैस ओबेज पायरटोस इक्वेशन की के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन को गैस फॉलो करता है, जिसके आधार पर हम मान लेते हैं कि इफ द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर कैपिटल P एंड कैपिटल V रेस्पेक्टिवली, क्रमशः हमने मान लिया कि इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम हमारा कैपिटल P एंड कैपिटल V हो
हो एंड ऑन चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को चेंज करने पे वॉल्यूम हमारा चेंज होगा। ऑन चेंजिंग प्रेशर टू P प्लस P यानी कहने का मतलब कैपिटल P प्लस स्मॉल p, यानी यदि हम स्मॉल p से प्रेशर को चेंज करते हैं तो हमारा अंडर एडियाबैटिक कंडीशन में यानी कि जब हम कोई भी हीट सिस्टम को सप्लाई नहीं करते हैं सराउंडिंग से, उस कंडीशन में जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, तो हमारा जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर को चेंज करेंगे वॉल्यूम भी चेंज होगा, वॉल्यूम मान लेते हैं V माइनस V से चेंज हो जाता है। यानी जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते सब है, इसका मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, यानी जब हम प्रेशर को स्मॉल v से बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम स्मॉल v से घट जाता है। तो न्यू प्रेशर हमारा फाइनल स्टेट पे प्रेशर हमारा हो जाता है, प्रेशर हमारा बढ़ के P से P प्लस P हो जाता है और वॉल्यूम हमारा घट के V माइनस स्मॉल v हो जाता है। इस प्रकार से हम एडियाबैटिक कंडीशन को अप्लाई करते हैं और इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं। जैसे हमने आइसोथर्मल में कहा था, आइसोथर्मल में गैस बायो लॉ को फॉलो करती है, उसमें हमने Pv इक्वल टू कांस्टेंट जानते हैं, उसके अलावा हमने प्रूव किया था। उसी प्रकार से हम जानते हैं कि एडियाबैटिक कंडीशन गैस हो गए सब पाइथन इक्वेशन को फॉलो करेंगे तो पाइथन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इसके इनिशियल और फाइनल स्टेट को हम कंसीडर करेंगे। यूजिंग पाइथन इक्वेशन हम जानते हैं Pv के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, इनिशियल स्टेट में प्रेशर वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फाइनल स्टेट में प्रेशर वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि Pv के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ठीक, तो यूजिंग पाइथन इक्वेशन जब हम कंसीडर करेंगे Pv के पावर गामा इक्वल टू हो जाएगा P फाइनल स्टेट में क्या होगा, P प्लस P हो जाएगा, तो P प्लस P हो गया इनटू V माइनस V हो गया, तो पावर गामा हो गया। ठीक, या इस साइड पे यहाँ P प्लस P हो गया, V के पावर गामा को हम कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे यहाँ पे 1 यहाँ पे माइनस गुना 0 का कैपिटल V के पावर गामा। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा Pv के पावर गामा इक्वल टू V प्लस P, V के पावर गामा हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू बायोमेट्रिक एक्सपेंशन, हम ओपन करेंगे दोनों को करेंगे 1 माइनस गामा V अपॉन गामा कैपिटल V अपॉन स्मॉल v प्लस z। आगे हम ले लेंगे कि हमने यहाँ लिखा नेगेटिव हायर पावर टर्म एज d, नेगेटिव हायर पावर टर्म यानी कि उच्च घात के पदों को हम छोड़ देंगे, उच्च घात के पदों को यहाँ घात बनाना क्या है, यहाँ जो पावर है हमारा 1 है, 1 से ऊपर पावर आएगा 2 आएगा 3 आएगा तो हम छोड़ देंगे 1 माइनस गामा V प्लस V कोई V अपॉन स्मॉल v को हम कंसीडर करके ये कैपिटल V है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे एच डी ए स्मॉल v स्मॉल है और इसका हो जाएगा, इसको इसके अलावा इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे फिगर ये स्मॉल v है, ये स्मॉल v है, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये स्मॉल है, आगे जाएगा और स्मॉल होगा, यहाँ कैपिटल V की वैल्यू के नीचे है, तब आगे के टर्म को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, नीचे है Pv के पावर गामा इक्वल टू स्मॉल v कैपिटल V प्लस स्मॉल v इनटू हो गया V के पावर गामा 1 माइनस आगे की टर्म को हम लिख गामा V अपॉन कैपिटल V है। यहाँ मल्टीप्लाई करके V के पावर गामा को मिल जाएंगे, V के पावर गामा का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू P प्लस P हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा P प्लस P आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो कैपिटल V का करेंगे तो हो जाएगा गामा कैपिटल V इनटू स्मॉल v अपॉन कैपिटल V हो जाएगा माइनस स्मॉल यहाँ से गामा स्मॉल v इनटू स्मॉल v अपॉन कैपिटल V हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल Pv को हम जानते हैं क्योंकि P और V प्रेशर क्या है, वेरी स्मॉल यानी बहुत ही स्मॉल है, बहुत एक्सट्रीमली स्लो यानी एक्सट्रीमली स्मॉल प्रेशर हम यूज करते हैं तो एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा। हमने यहाँ लिखा है P एंड V स्मॉल P एंड स्मॉल V आर एक्सट्रीमली स्मॉल, देन लास्ट टर्म का एंगल इफेक्टिव लास्ट टर्म हम नेगलेक्ट करते हैं, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हमारा बचेगा P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे V हो स्मॉल p माइनस गामा कैपिटल P इनटू स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, यानी इसको लिखाएंगे रहेंगे ये हो जाएगा गामा इनटू कैपिटल V इनटू स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इनटू स्मॉल p के, इसको उधर ले जाएंगे स्मॉल v इनटू कैपिटल V और ये स्मॉल v उधर ले आएंगे अपॉन v हो जाएगा P अपॉन स्मॉल v। ये हमारी क्या है, इलास्टिसिटी है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी वी नो दैट इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस, हमने आपको बताया इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस इज इक्वल टू होता है स्मॉल p इनटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल v। सबसे पहले हमने इसी को बताया था स्मॉल p इनटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल v। ये हो जाएगी हमारी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसकी निकालने की कंडीशन ये है हमको प्राथमिक एडियाबैटिक कंडीशन में, तो ये हो जाएगा कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को डिनोट करते हैं फाइल से, हमें इसके काम करता है फाइल जो हमारा हो जाएगा स्मॉल p इनटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल v, स्मॉल p इनटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल v हो जाएगा और यहाँ पे क्या कांस्टेंट फाइल तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एडियाबैटिक कंडीशन में निकाला जाएगा। Pf इक्वल टू d हम कंसीडर कर सकते हैं।
ठीक, या इज इक्वल टू हो जाएगा ई फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा पी आ जाएगा अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके आधार पर लिख सकते हैं दस एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस, दस एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस of an ideal gas is equal to the gamma times of its initial pressure, gamma times of its initial pressure। यानी यदि कोई गैस है जिसे हम कंसीडर करें, आपसे पूछे कि एक आइडियल गैस हम कंसीडर करते हैं, आइडियल गैस की आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी या आइसोथर्मल इलास्टिसिटी क्या होगी, तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी उसकी इनिशियल प्रेशर के इक्विवेलेंट होगी। और कहें कि यदि आइसोथर्मल प्रोसेस को चेंज करके एडियाबैटिक कर दिया जाए तो एडियाबैटिक कंडीशन में वो गामा टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक ना। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि द एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू द गामा टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर, ठीक ना। एडियाबैटिक कंडीशन में गामा गुना बढ़ जाता है, इनिशियल प्रेशर का गामा गुना होता है, गामा की इक्विवेलेंट होता है एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस की वैल्यू। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में यानी ई थीटा की वैल्यू होती है इक्वल टू इनिशियल प्रेशर, यानी कहने का मतलब P के इक्विवेलेंट। तो इसके आधार पे हम एडियाबैटिक और आइसोथर्मल गामा P के आधार पे, जैसे गामा P के आधार पे यहाँ पे देखिए गामा P क्या है, इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ आइडियल गैस। तो P को हम आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं या इंक्लाइन में हम कंसीडर कर सकते हैं। E फाई इक्वल टू कह सकते हैं गामा इनटू E थीटा, बिकॉज़ P is the initial pressure and we know that the isothermal bulk modulus elasticity of an ideal gas is equal to the initial pressure. Then initial pressure is equal to the value of isothermal bulk modulus elasticity। तो हम इसके आधार पर isothermal bulk modulus elasticity लिख सकते हैं, that is के यहाँ हो जाएगा एडियाबैटिक bulk modulus elasticity of an ideal gas is equal to the gamma times of the isothermal bulk modulus elasticity of an ideal gas। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी आदर्श गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए उसकी एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी उसके आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी का गामा गुना होता है, गामा टाइम्स होता है, गामा गुना अधिक होता है। या हम कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू गामा इनटू डी थीटा, या ऐसे करके कह सकते हैं हम ई फाई अपान डी थीटा इज इक्वल टू गामा के, यानी हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस टू द isothermal bulk modulus elasticity of an isothermal bulk modulus of elasticity of an ideal gas is equal to the gamma। इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा के बराबर होगी, या इज इक्वल टू द टू स्पेसिफिक हीट रेशियो, क्योंकि गामा इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो, गामा की वैल्यू Cp अपॉन Cv की इक्विवेलेंट होती है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि E फाई अपॉन थीटा इक्वल टू हो जाएगा गामा के या आप कह सकते हैं E फाई अपॉन थीटा इक्वल टू गामा या Cv बाई Cv के, यानी कह सकते हैं द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, the ratio of specific heat of gases at constant pressure and constant volume, या is equal to the gamma। ठीक है, तो थोड़ा सा एक परिणाम देखेंगे। implies that वहां से लेंगे, implies that हो जाए कि phi is equal to gamma into P के, फिर we know that हम जानते हैं कि फिर हम जानते हैं कि theta is equal to होता है P के, P theta is equal to P hence यहाँ पर कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू हो जाएगा गामा इनटू ई थीटा के, या इंप्लाइज दैट हो जाएगा कि फाई अपॉन ई थीटा इक्वल टू गामा के, या गामा को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेसिप्रोसिटी बाय Cv, इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि फाई बाई ई थीटा, ई फाई बाई ई थीटा इक्वल टू हो जाएगा गामा या Cv बाई Cv के, या इक्वल टू गामा को ये भी कह सकते हैं, या ई फाई को हम E प्लस से डिनोट कर सकते हैं, E प्लस को E से CS बाई E इक्वल टू भी गामा हो सकता है, या इक्वल टू Cp बाई Cv। तो इसके आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि the ratio of adiabatic and isothermal bulk modulus
कहीं कहीं इलास्टिसिटी हो गया, बल्क मॉडुलस ऑफ elasticity of an ideal gas is equal to ratio of its species at constant pressure and volume। ठीक है, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस ऑफ एन आइडियल गैस is equal to the ratio of its specific at constant pressure and constant volume, यानी Cp और Cv के रेशियो के इक्वल होता है या इज इक्वल टू गामा के इक्विवेलेंट होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv ES by EC। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस ES इज ग्रेटर देन ET, यानी कहने का मतलब क्या, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस is greater than the isothermal bulk modulus elasticity of an ideal gas, then we know that, हम जानते हैं यहाँ पे ES by ET से नो यानी गामा के इक्विवेलेंट, और हम जानते हैं कि सिर्फ गामा इज ग्रेटर देन 1, गामा की वैल्यू ऑलवेज एक से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वी नो दैट दिस इज ग्रेटर देन Cp, और तो हम जानते हैं कि किसी भी आइडियल गैस के लिए Cp की वैल्यू Cv से अधिक होती है, तो Cp की वैल्यू Cv से अधिक होगी, गामा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, एक से अधिक होगी, और जब गामा की वैल्यू एक से अधिक होगी तो यहाँ ध्यान दीजिए गामा इज ग्रेटर देन 1, देन हम यहाँ से कह सकते हैं द E phi इज ग्रेटर देन ET, ES by ET की वैल्यू क्या होगी, एक से अधिक होगी, एक से अधिक होने के कारण गामा की वैल्यू क्या होगी, एक से अधिक होगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ES by ET इज ग्रेटर देन 1, तो ES इज इक्वल टू क्या होगा, ET की वैल्यू के साथ एक से अधिक होगा, या यहाँ से कंसीडर करें तो ET की वैल्यू तो सुना होगा, गामा सुना भी हो जाएगी। ये बराबर है गामा इनटू ET, यानी ET के साथ गामा गुना भी होगा, ठीक ना। इसके आधार पर हम कह सकते हैं दैट इज ES is greater than ET because यहाँ लिख सकते हैं गामा इज ग्रेटर देन 1, गामा की वैल्यू एक से अधिक क्यों होगी, क्योंकि Cp की वैल्यू आइडियल गैस के लिए स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp की वैल्यू Cv से अधिक होगी, तो Cp की वैल्यू Cv से अधिक होगी, जाहिर सी बात है गामा की वैल्यू इससे अधिक होगी, तो गामा की वैल्यू इससे अधिक होगी, ES की वैल्यू Cv से अधिक होगी। हम लिख सकते हैं ऐसे करके एडियाबैटिक इलास्टिसिटी that is bulk modulus elasticity is greater than isothermal bulk modulus elasticity। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम इसके आधार पे कह सकते हैं कि ES की वैल्यू ET से अधिक होगी, यानी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी की वैल्यू आइसोथर्मल इलास्टिसिटी से ऑलवेज अधिक रहेगी, ग्रेटर रहेगी। क्यों? क्योंकि द एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी इज डबल टाइम्स मैक्सिमम देन आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी आपके। ठीक है, बस तो ये हमारा हो गया। इस प्रकार हमने आपको और बताया, इस अभी तक हमने आपको बता दिया इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस की वैल्यू होती है P स्मॉल p कैपिटल G अपॉन स्मॉल v के। इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की वैल्यू हमने आपको बताई कि थीटा इज इक्वल टू होता है P यानी इनिशियल प्रेशर में आइडियल गैस के इनिशियल प्रेशर के बराबर होती है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इनिशियल प्रेशर का गामा गुना होती है, गामा टाइम्स अधिक होती है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस
इज इक्वल टू द गामा की इक्विवेलेंट होती है, या इज इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट रेशियो एट कांस्टेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट रेशियो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज ग्रेटर देन द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, यानी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी से हमेशा अधिक रहेगी। हम जानते हैं कि सीटी की वैल्यू सीटी से अधिक होगी, सीटी की वैल्यू सीटी से अधिक होगी, टीएस बाई टी की वैल्यू आगे एक से अधिक होगी, तो टीएस बाई टी की वैल्यू आगे एक से अधिक होगी, जाहिर सी बात है कि से अधिक होगी। ठीक, बस इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बताते हैं। इस प्रकार से हमने गैसेस सिस्टम के लिए, गैसों के लिए, आइडियल गैस के लिए हमने इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस हमने आपको बताया। आइडियल गैस की इलास्टिसिटी के बारे में हमने बताया कि जब हम किसी भी गैस सिस्टम पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंजिंग होगी, यानी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, या प्रेशर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी प्रेशर को अप्लाई करेंगे उसके वॉल्यूम में चेंजिंग होती है, वॉल्यूम में चेंजिंग होगी उसके उसमें एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जनरेट होगा। कहने का मतलब कि वॉल्यूम में स्ट्रेन विकृति आएगी, वॉल्यूम क्या होगा उसका स्ट्रेन होगा, कहने का मतलब है कि वॉल्यूम चेंज होगा। इसके आधार पर हम इलास्टिसिटी निकालते हैं। इलास्टिसिटी जब हम कंसीडर करेंगे तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम जानते हैं कि वॉल्यूम जहाँ पे जब हम किसी भी बॉडी पे प्रेशर अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करने के कारण अगर उसके वॉल्यूम में चेंजिंग होती है तो वो हमारी इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी कही जाती है। तो इन दिस केस we see that in this case when pressure is applied on a gas then their volume is changed, hence here the elasticity is bulk modulus elasticity। then we consider the elasticity as bulk modulus elasticity। हमने कंसीडर करके वैल्यू निकाली तो हमको bulk modulus elasticity की वैल्यू मिलती है, या elasticity ऑफ गैसेस हमको कंसीडर होता है। E की वैल्यू आती है स्मॉल v into capital V upon small v के, where small v is the change in pressure and capital V is the initial volume and small v is the change in volume due to the change in pressure। प्रेशर के चेंज के कारण जो वॉल्यूम में चेंज होती है वो स्मॉल v है, और प्रेशर जो चेंज होता है वो स्मॉल v है, और v हमारा क्या है कैपिटल वॉल्यूम है। इस प्रकार से हमको इलास्टिसिटी मिल जाती है गैसेस की। इसी को हम कहते हैं बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के बारे में। हमने आपको बताया आइसोथर्मल इलास्टिसिटी में हमने आपको बताया कि जब हम गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर ऑन ए गैस देन देयर वॉल्यूम इज चेंज under such then their volume is changed when the volume is changed under a condition where the temperature remains constant। यानी उस प्रकार के कंडीशन में हम कंसीडर करें जहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम में चेंजिंग होती है, लेकिन वो कंडीशन कैसा हो जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, then that condition is known as the isothermal change, isothermal condition। and this condition elasticity is known as the isothermal modulus elasticity। यानी इस कंडीशन में जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हमको फाइंड होगी वो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी कही जाएगी, और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी को हम ई थीटा या ई टी से डिनोट करते हैं। ई थीटा या ई टी से हम डिनोट करते हैं। ई थीटा इज इक्वल टू हमने इसी के आधार पर वैल्यू को फाइंड किया। ई थीटा इज इक्वल टू हमने अभी आपको निकाल के दिखाया। ई थीटा की वैल्यू हमारी आती है क्या, ई थीटा इज इक्वल टू स्मॉल v इनटू कैपिटल स्मॉल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमको ये वैल्यू फाइंड होती है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमको ये वैल्यू फाइंड होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि the bulk modulus defined under isothermal condition is known as the isothermal bulk modulus of elasticity of an ideal gas can be represented by theta RT। और इसकी वैल्यू हमने आपको निकाल के दिखाई कि इसकी वैल्यू क्या होती है। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हम आइडियल गैस इक्वेशन को लेते हैं तो हमारा गैस इक्वेशन क्या है, डायोड लॉ को फॉलो करता है। रिगार्डिंग टू दिस चेंज हम यहाँ लिखते हैं इन द आइसोथर्मल केस द गैस ओबेज द डायोड लॉ and the pressure of gas हम consider करते हैं and the initial pressure and volume of gas is capital P and V and आगे हम consider करते हैं when the pressure is changed to P capital P to small p, P to P plus P and the volume is changed from capital V to small v। वॉल्यूम हमारा V से कैपिटल V से स्मॉल v में चेंज हो जाता है। एंड देन हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रेशर होता है वो P के बढ़ के P प्लस स्मॉल v हो जाता है। वॉल्यूम हमारा घटके V से V माइनस स्मॉल v हो जाता है। इसके आधार पे इसके अकॉर्डिंगली हम बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी निकालते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द
बायस लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है तो ये जो कांस्टेंट से इसको ओपन करेंगे और वैल्यू हमको मिल जाती है। हम यहाँ से देखते हैं कि जब हम इसको आइसोथर्मल केस के अंदर आइसोथर्मल केस कंसीडर करते हैं तो वैल्यू हमको मिलती है 0 इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आ जाती है स्मॉल k इनटू कैपिटल P अपॉन स्मॉल v इज इक्वल टू आता है इज इक्वल टू वैल्यू आती है कैपिटल P का, हम जानते हैं स्मॉल k इनटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल v इज द इलास्टिसिटी एंड दिस इज द इलास्टिसिटी इज फाइंड अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। ये इलास्टिसिटी ये जो प्रोसेस है, ये जो क्वांटिटी, ये जो रिलेशन को स्मॉल k इनटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल v, ये हमारा क्या है, ये हमारी वर्क मास इलास्टिसिटी है। तो हमने भी आपको इसके पहले बताई, आइसोथर्मल के पहले बताई थी, ठीक। तो आइसोथर्मल के पहले हमने इसको बताया कि ये क्वांटिटी हमको मिलती है, तो ये क्वांटिटी मिली, इसका मतलब क्या है, ये इलास्टिसिटी है। तो ये मिली किसमें, ये मिली हमको अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल केस के अंतर्गत हमको ये फाइंड होती है, इससे दिस इलास्टिसिटी इज नोन एज द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। इसी को हम जानते हैं कि ये इलास्टिसिटी का फार्मूला है, तो इसी को हम आइसोथर्मल इलास्टिसिटी मानते हैं। ये फार्मूला आपको फाइंड होता है आइसोथर्मल केस के कंडीशन में, इसमें जिसको हम भी इक्वल मानते हैं स्मॉल k कैपिटल V अपॉन स्मॉल v, और ये वैल्यू बराबर किसके है, कैपिटल C के, तो कैपिटल C हो जाता है इक्वल टू कैपिटल C। या हम कह सकते हैं कि द आइसोथर्मल elasticity of an ideal gas is equal to the initial pressure of gas। वो इनिशियल प्रेशर, गैस के इनिशियल प्रेशर के बराबर होती है। इसी प्रकार से हम एडियाबैटिक इलास्टिसिटी निकालते हैं। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी में भी हमने वैल्यू निकाली, आपको यहाँ पे लिखा है एडियाबैटिक इलास्टिसिटी जब हम प्राप्त करते हैं तो हम लिखा है गामा p इक्वल टू स्मॉल k इनटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल v। दिस क्वांटिटी इज नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ गैस and this quantity is found under the adiabatic condition, and it is called the adiabatic elasticity of an ideal gas। तो इसको हम adiabatic elasticity कंसीडर कर सकते हैं और जानते हैं कि adiabatic elasticity को हम डिनोट करते हैं E5 से, then this is known as E5। इसकी वैल्यू को हम E5 इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये elasticity का फार्मूला है, elasticity का फार्मूला है, तो हमको adiabatic कंडीशन में फाइंड होता है, इसलिए इसको adiabatic elasticity मानेंगे। adiabatic elasticity इक्वल हो जाएगा स्मॉल k कैपिटल V अपॉन स्मॉल v, या इसकी वैल्यू गामा p इक्वल होती है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द एडियाबैटिक बल्क मास इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू द गामा टाइम्स ऑफ its initial pressure, या हम यहाँ से कह सकते हैं गामा टाइम्स ऑफ its initial pressure। और वी नो दैट, अब हम यहाँ से जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि जो इनिशियल प्रेशर है इसकी वैल्यू क्या होती है, आइसोथर्मल बल्क मास इलास्टिसिटी के इक्विवेलेंट होती है। देन वी से दैट the adiabatic bulk mass elasticity of an ideal gas is equal to the gamma times of the isothermal bulk mass elasticity of an ideal gas। ठीक, then इसको हम टाइप करेंगे जैसे कि हमने आपको दिखाया है, इस थीटा इक्वल टू जानते हैं थीटा इक्वल टू P, where थीटा is known as the isothermal bulk mass elasticity of an ideal gas। then इसको हम यहाँ अगर रखेंगे तो E5 इक्वल टू गामा इन थीटा, या E5 बाई थीटा इक्वल टू हो जाएगा E5 by E theta equal to gamma, या gamma की वैल्यू के लिए रेशियो ऑफ स्पेसिफिक CP by CP, then E5 by E theta equal to CP by CP equal to gamma के, या हम जानते हैं CP by CP की वैल्यू स्पेसिफिक होगी, then the ratio of E5 by E theta is greater than 1, that means E5 is also greater than E theta, that is that we can say adiabatic bulk mass elasticity is greater than the isothermal bulk mass elasticity of an ideal gas। यानी किसी आदर्श गैस के लिए उसकी adiabatic elasticity उसकी isothermal elasticity से ऑलवेज ग्रेटर होगी यानी अधिक होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। हम मानते हैं कि adiabatic elasticity और isothermal elasticity की वैल्यू गामा के इक्वल होती है या रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट के बराबर होती है। ठीक, दैट्स ऑल। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में आपको